काला जादू, तहरीर M.A. राहत। एपिसोड 12। आखिर फैसला किया कि जो कुछ भी है सुकून से बर्दाश्त करूं, इंतजार करूं कि सूरत हाल मालूम हो जाए। ये अंदाजा तो हो गया था कि मैं मजार नहीं पहुंच सका। अब बोरिया चरण कोई और चाल चल गया है, मगर उसने इस बार क्या किया है कुछ अंदाजा नहीं हो पा रहा था। न जाने चांद खान कहाँ गए। मैं रत्ना बन गया था। अपनी कैफियत पर अलबत्ता सख्त हैरान था। मुझे इस घर के बारे में सब कुछ मालूम था कि मेरा कमरा कौन सा है। औरत को मैं चाची कहकर पुकार रहा था। एक और नौजवान लड़की सामने आई तो मैंने उसे राधा कहा और उसने जवाब भी दिया। ओह, इस तिलस्मी कैफियत का कोई जवाब नहीं था मेरे पास। दिन भर मुझे कोई काम न करना पड़ा। बड़ा अजीब सा घराना था। 2-3 बार मर्दों की आवाजें भी सुनाई दी थी। अलबत्ता रात हुई तो दिल उछलकर हलक में आ गया। कुर्बू जवार की सारी इमारतें जगमगा उठी और हर तरफ से तबला, सारंगी और हारमोनियम की आवाजें उभरने लगी। ये नाचने गाने वालियों का इलाका था और रमा रानी भी उन्हीं में से एक थी। खुदा तुझे फना करते भूरिया चरण, ये कहाँ ला फेंका तूने मुझे, इस गलाजत खाने में। दिल बुरी तरह दुखने लगा। क्या करूं, क्या यहाँ पड़ा रहूं। यहाँ किशना याद आई। मासूम शोख अल्हड़ लड़की, राधा उसकी हमशक्ल, और ये सब नाच गाने का कारोबार करती थी। इसका अमली तजुर्बा भी हो गया। शाम से पहले इस घर की हकीकत नहीं खुली थी, लेकिन जो ही शाम हुई माहौल बदलने लगा। पाकीज़गी गंदगी में तब्दील होने लगी। राधा, लक्ष्मी और शोख शरीर किशना रंग बदलने लगी। जर्क बर्क लिबास, चेहरे पर मसनूई अशिया का निखार और फिर वसी वरीज कमरा, सफेद बुर्राक चांदनियां, तबला, सारंगी, हारमोनियम, उनके अकब में नुकीली मूछों वाले साजिंदे साजों के सुर दुरुस्त करते हुए। मैं पाबा जंजीर नहीं था। यहाँ से भाग सकता था, लेकिन कहाँ। हर जगह मौत और तबाही, कहीं अमान नहीं थी। अपनी बेबसी पर आंखों में आंसू आ गए। खुदाया, ये दिन भी देखना था। ऐसी जगह भी रिस्क लिखा था। खान साहब याद आए। मर्द की आंखों से आंसू नहीं, शोले निकलने चाहिए। खान साहब, ये शोले मुझे भस्म कर सकते हैं। मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रतन जी, रतन जी, ए रतन जी। मालती की आवाज सुनाई दी और वो सामने आ गई। क्या है मालती, हार नहीं लाया अभी तक? हार तैयार कर रखे होंगे रहीम खान ने, जाओ ले आओ। रमा रानी पूछ रही थी। जरा जल्दी जाओ, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। और हाँ, जरा देख कर लेना। रहीम खान से कहना असली चमेली लगाया करे, बीच में सदाबहार डाल देता है। लो पैसे रख लो। मालती ने 100 रुपए मेरे हवाले कर दिए। मैंने 100 रुपए का नोट हाथ में लिया और आगे बढ़ गया। मुझे इल्म था कि जीना कहाँ है, हार कहाँ से लाने हैं, कैसे, आखिर कैसे। सीढ़ियां उतरकर गली में आ गया। बाजार की रौनक उरूज पर थी। तर गुलाब, मोतिया कड़ाकड़ बोल रही थी रेवड़ियां। लैला की उंगलियां मजनू की पसलियां की सदाएं सुनाई दे रही थीं। ज्यादातर पान वालों, फूल वालों और इत्र फरोशों की दुकानें थीं। बुलंदियों से तबले ठोंकने की आवाजें हारमोनियम की री री के साथ सुनाई दे रही थीं। दुकानों पर बोर्ड लगे हुए थे। दूर से ही अब्दुल रहीम गुलफरोश का बोर्ड नजर आ गया और मैं उसी तरफ चल पड़ा। कदम मन मन भर के हो रहे थे। क्या है ये सब कुछ? अरे आओ रत्ना, बड़ी देर में आया आज। उम्र रसीदा मगर कलफ लगी नोकीली मूछों वाले रहीम खान ने एक बड़ा सा शॉपर उठाते हुए कहा। 20 हैं पूरे, गिनना तो नहीं है? नहीं, मैंने फंसे फंसे लहजे में कहा और 100 रुपए का नोट रहीम खान की तरफ बढ़ा दिया। अरे कल तुम 20 रुपए ही छोड़ गए। मैंने आवाज लगाई मगर तुमने सुना ही नहीं। कल? मेरा दिल लरस गया। हाँ मियाँ, ये 20 रुपए कल के और 20 ये लो, 40 हो गए ना? हाँ। रहीम खान, कल भी मैं ही आया था हार लेने? मैंने बमुश्किल पूछा। क्या मतलब? रहीम खान बोले। कल मैं ही हार ले गया था ना? तो और कौन ले जाता? कल तो कुछ तरंग में थे प्यारे। रहीम खान एक आंख दबाकर मुस्कुराए। वो कब से ले जाता हूँ मैं ये हार? महीनों हो गए, मगर बात क्या है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? पिछले हफ्ते से कुछ खोए खोए से हो। मेरे खुदा, मेरे मुंह से लरसती हुई आवाज निकली और रहीम खान चौंक पड़े। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। क्या कहा तुमने? रहीम खान ने पूछा। कुछ नहीं, मैं ये कहकर फौरन वापस चल पड़ा। रहीम खान की आवाज कानों में गर्म गर्म शीशे की तरह उतरती हुई महसूस हो रही थी। महीनों से? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं महीनों से यहाँ हूँ, मगर कैसे? ये मैं ही हूँ, कोई और तो नहीं। मगर मैं तो पिछली रात में चांद खान के साथ रेल में सफर कर रहा था। फिर मैं महीनों से यहाँ कैसे हूँ? ये माहौल, ये लोग,
ये सब कुछ मेरे लिए इतना जाना पहचाना क्यों है? आखिर क्या हुआ है मेरे साथ? मैं रास्ता तक नहीं भूला था। बेख्याली के आलम में आया, मगर उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा था जिनसे उतर कर गया था। हालांकि सारी सीढ़ियां एक जैसी थीं। ये तमाम बातें जहन खराब कर रही थीं। इतना अंदाजा तो मैंने लगा लिया था कि ये सब कुछ भूरिया चरण ने किया है, लेकिन किया क्या है ये जानना जरूरी था। मालती हार लेने के लिए खड़ी थी। जल्दी से हारों का पुड़ा लेकर चली गई और मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। रहीम खान ने कहा था कि महीनों से मैं उससे हार ले जाता हूँ। इसका क्या मतलब है? शायद वही कुछ हमशक्ल वाला मामला हो सकता है। रत्ना नामी कोई शख्स मेरा हमशक्ल होगा, लेकिन इतने सारे हमशक्ल हर जगह मेरा एक हमशक्ल मौजूद है। इतने में मालती आ गई और बोली, अंधेरे में क्यों लेटे हो रत्ना जी? बत्ती जला दूं? रहने दो मालती, अंधेरा अच्छा लग रहा है। कुछ चाहिए? उसने पूछा। नहीं, आओ बैठो। अंधेरे में? ना बाबा ना, हमें अंधेरा ना अच्छा लगे। तुम्हें कोई काम तो नहीं है? हाँ, इसी वक्त तो फुर्सत मिली है। अब 12 बजे मेहमान जाएंगे तो बड़ा कमरा साफ करके सोएंगे। अच्छा, तुम रोशनी जला दो और बैठो। ये ठीक है। मालती ने लाइट जला दी और फिर नीचे कालीन पर बैठ गई। मालती, आज क्या तारीख है? 19। महीना कौन सा है ये? सितंबर है? और मैं उछल पड़ा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? काहे रत्ना जी, आज 19 सितंबर है तो और क्या? उफ, मेरे खुदा। मेरे मुंह से सरगोशी में निकला। मेरे होशो हवास दुरुस्त थे, पागल नहीं हुआ था। लेकिन ये मालती क्या कह रही थी? ये सितंबर का नहीं, मार्च का महीना था। चांद खान का पहले 18 मार्च को रतौली जाने का इरादा था, लेकिन अपना कोई काम होने की वजह से वो 17 मार्च को ही रतौली चल पड़े थे। और इस बात को 5 माह गुजर गए थे। 5 माह! अगर वाकई ये सितंबर का महीना है तो मेरे ये 5 महीने कहाँ खो गए? मालती, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वादा करोगी? किसी को कुछ नहीं बताओगी? बोलो, वादा करती हो मालती? शकुंता के बारे में पूछोगे? शकुंता? हाँ रतन जी, शकुंता के बारे में बात करोगे तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। रमा रानी हमारा सर गंजा कर देंगी। पहले भी तुम्हारी वजह से हम पिट चुके हैं। शकुंता कौन है? जाते हैं, आ गए ना उसी पर। अरे हाँ, हमें सब पता है, सब हमारे ही दुश्मन है। नहीं, मैं शकुंता के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। लो, पूछे जा रहे हो और कहते हो कि नहीं पूछूंगा। वैसे हमारी मानो रतन जी, शकुंता के फेर में मत पड़ो। वो तुमसे ज्यादा पागल है, तुम्हें भी बीच चौराहे पर मरवा देगी। तुम मुझे कब से जानती हो मालती? तुम्हें? जब से तुम यहाँ आए हो। मैं कब यहाँ आया था? होली थी जब तुम यहाँ आए थे। ठहरो, बताती हूँ। वो अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाने लगी और फिर बोली, पूरे 5 महीने हो गए। 5 महीने से मैं यहाँ हूँ तो और क्या? कहाँ से आया था मैं? अंजनापुर गई थी रमा रानी यात्रा को। वहीं तुम काशोका के मंदिर किनारे धूनी रमाए बैठे थे। रमा रानी को देखा तो माँ कहकर उनसे लिपट गए। जुम्मा उस्ताद ने तो लठी दे मारा होता तुम्हारे सर पर, मगर रमा रानी को अपना रतन याद आ गया। जिंदा होता तो तुम्हारे बराबर होता। रमा रानी ने जुम्मा उस्ताद को रोका। बाद में पता चला कि तुम बावले हो, और सचमुच तुम थे भी निरे बावले। न खाने का होश, न पहनने का। रमा रानी को रतन याद न आया होता तो भला तुम यहाँ लाए जाते, मगर उनके मन में ममता की गंगा बहने लगी थी। वहीं तो मरा था उनका रतन। मेरा मतलब है अंजनापुर में। गाड़ी के नीचे आ गया था और फिर रमा रानी अंजनापुर ही में उसकी अर्थी जलाकर आई थी। महीनों बावली रही थी उसके लिए। हालांकि तुम जानते हो रतन जी, इन जगहों पर बेटों से ज्यादा प्यार नहीं किया जाता। मगर अकेली जो थी रमा रानी, तीनों लड़कियां रमा रानी की बड़ी बहन ओमा रानी की हैं। मगर तुम ये सब कुछ क्यों पूछे जा रहे हो? तो मैं रमा रानी का रतन नहीं हूं, मैंने कहा, और मालती हंस पड़ी। बड़ी सादा सी औरत थी। कहने लगी, लो, जब रतन मर ही गया तो तुम भला कैसे उनके रतन हो सकते हो? मगर उन्होंने तुम्हारा नाम रतन ही रख डाला और बड़े प्यार से तुम्हें रत्ना रत्ना कहती हैं, और तब से मैं उन्हीं के पास हूँ। मगर मैंने रमा रानी को अपना नाम नहीं बताया था क्या? मालती फिर हंस पड़ी और बोली, बताते कैसे? मुंह से राल बहती थी, हर वक्त नाक बहती रहती थी, खाने पीने तक का होश नहीं था। महीनों के बाद तो बोले हो, वरना पहले तो हम तुम्हें गूंगा ही समझते थे। वैसे त्रिवेदी के इलाज ने तुम्हें बहुत फायदा दिया। मगर तुम बावले कैसे हो गए थे रतन जी? मैं ठंडी ठंडी सांसें ले रहा था। जो इंकिशाफ मुझ पर हुआ था वो बहुत सी हकीकतों से रोशनास करा चुका था, मगर ये अंदाजा नहीं हुआ कि ये सब कुछ कैसे हुआ। 5 महीने खो गए थे मेरे, पूरे 5 महीने। मगर कैसे? क्या चक्कर चलाया था उस खबीज भूरिया चरण ने? चांद खान का तो वो उस बुजुर्ग के दिए हुए तावीज की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था, लेकिन रास्ता जरूर रोका होगा उसने, और कामयाब हो गया कमबख्त। खुदा उसे गारत करे।
पता नहीं बेचारे चांद खान पर क्या गुजरी होगी, कहाँ कहाँ मुझे तलाश करते फिरे होंगे, मगर मैं पागल कैसे हो गया था। बड़ी उलझनें बाकी थीं अभी, लेकिन कम से कम अंदाजा जरूर हो गया था कि मैं किसी रत्न का हमशक्ल नहीं, बल्कि दिमागी खराबी हो गई थी मेरे अंदर और भटकता फिर रहा था। और रमा रानी मुझे यहाँ ले आई, मगर मेरी दीवानगी की वजह क्या थी? इसी दौरान मैंने एक और सवाल किया मालती से। मालती, तुम्हारे इस शहर का नाम क्या है? अरे, ये भी नहीं याद तुम्हें? बता दो मालती, बहुत सी बातें मुझे याद नहीं। अब हमें बावला कर दोगे तुम? शक्ति नगर का नाम नहीं जानते हो तुम? और मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। ये तो वही जगह थी जहां चांद खान रहते थे। शक्ति नगर? ये शक्ति नगर ही है ना? मैंने बेयकीनी के अंदाज में मालती से पूछा। बावला करके छोड़ोगे? लो, हम नहीं बैठते तुम्हारे पास, जा रहे हैं। जिसे देखो हमारा मजाक उड़ा रहा है। मालती उठी और बाहर निकल गई, लेकिन मेरा दिमाग साई साई कर रहा था। भूरिया चरण, हाँ, सिर्फ भूरिया चरण ही है। भला और कौन हो सकता है इन वाकयात के पीछे? मगर चांद खान साहब, ओह, अगर ये शक्ति नगर ही है तो मुझे चांद खान साहब से मिलना चाहिए, उनकी खबर लेनी चाहिए। बेचारे थक हार कर बैठ गए होंगे, न जाने किस तरह मुझे उनसे अलग कर दिया होगा। दिल यही सोचकर बेचैन होने लगा। जी तो चाहा कि उसी वक्त बाहर निकल जाऊं, रास्ते तलाश कर ही लूंगा। वैसे भी शक्ति नगर के उन इलाकों से अजनबी नहीं था जहां चांद खान साहब रहते थे। बाहर निकलूंगा तो पता चल ही जाएगा। उस दौरान कभी इस तरफ नहीं आना हुआ था और आने का कोई जवाब भी नहीं था। रात न जाने किस तरह गुजरी। 12 बजे के बाद इस इलाके में मुकम्मल सन्नाटा छा गया था, और वैसे भी बस यही लम्हात हुआ करते थे यहाँ जिंदगी के। मुझे पूरी तरह यह एहसास हो गया था कि बहुत सी बातें मेरी शनासा क्यों हैं, लेकिन ये 5 महीने मेरी निगाहों से ओझल कैसे रहे। रोजे अव्वल ही से मुझे क्यों न मालूम हो गया कि मैं किसी अजनबी जगह पर आ गया हूँ। मालती कहती थी कि मैं पागल हो गया था, हो सकता है, मगर इन 5 महीनों ने मुझे फायदा भी पहुंचाया था। मैं पुलिस की निगाहों से 5 महीने तक दूर रहा था, और अब शायद मेरी तलाश में उस कदर शिद्दत भी ना रह गई हो। खुदा करे चांद खान साहब मिल जाएं तो एक बार फिर उनसे दरख्वास्त करूं कि मुझे रतौली ले जाएं। वो कमबख्त भूरिया चरण कब तक मेरा रास्ता रोकेगा? रात ही को मैंने अपने दिल में कुछ और फैसले भी किए थे। ये अंदाजा तो मुझे हो ही गया था कि मैं 5 महीने तक जहनी अदम तवाजुन का शिकार रहा था, और वो वक्त आलम दीवानगी में गुजरा होगा। लेकिन ये भी बड़ी अच्छी बात थी कि रमा रानी ने सब कुछ किया था मेरे लिए, बेलौस और बेगर्ज। वो जो कुछ भी थी, मेरी वजह से माँ का जज्बा उनके दिल में उभर आया था। जानवर तक इस जज्बे में खोट नहीं रखते, और फिर वो तो इंसान हैं। चुनाचे कोई ऐसी बात नहीं रह गई जिससे मैं परहेज करता। अगर कोई मजबूरी ही हुई तो कुछ वक्त और यहाँ गुजारूंगा, और एक बार फिर खुद को हालात से लड़ने के लिए तैयार करूंगा। हाँ, अगर तकदीर साथ दे और चांद खान बददिल ना हो गए हों तो एक बार फिर उनके साथ बुजुर्ग के मजार पर जाने की कोशिश करूंगा। ना जाने रात के कौन से हिस्से में नींद आ गई थी, मगर सुबह जल्दी आंख खुल गई, और जागने की वजह वो संतरा था जो खुली खिड़की के रास्ते अंदर आया था और जोर से मेरे सीने पर पड़ा था। आंख खुली तो चोट का एहसास हुआ। टटोल कर देखा तो संतरा हाथ लगा। यहाँ तो हर चीज से खौफ खाने की आदत पड़ गई थी। संतरा पकड़े उठ गया, खौफजदा नजरों से चारों तरफ देखा। खिड़की खुली नजर आई और कदम बेसाख्ता उसकी तरफ बढ़ गए। खिड़की के आगे एक गली थी, और गली के दूसरी तरफ एक इमारत, और इमारत में उस जैसी ही खिड़की, और खिड़की में सफेद साड़ी में मलबूस एक खूबसूरत सफेद चेहरा, घटाओं जैसे बेपनाह बाल जो नीचे न जाने कहां तक चले गए थे। उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए। मुझे ही मुखातिब किया गया था, मगर मुझे ही क्यों? ऐन उसी वक्त अकब से दरवाजा पीटा जाने लगा और मैं उछल पड़ा। दरवाजा जिस जोर से पीटा जा रहा था उसमें बड़ा ही जानी अंदाज था। ओह, शायद फिर कोई मुसीबत आ गई, फिर कोई नया खेल। सामने वाली लड़की कुछ इशारे कर रही थी जो मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। आखिर मैं वहशतज़दा अंदाज में खिड़की के पास से हटाया और दरवाजे पर पहुंच गया और दरवाजा खोल दिया। सामने किश्ना थी, धुली निखरी किश्ना। दरवाजा क्यों बंद किया था? वो गुर्राई और मैं मुंह खोल कर रह गया। बोलो, दरवाजा क्यों बंद किया था? क्या हो गया? मेरे मुंह से खौफजदा सी आवाज निकली। अंधे हैं ना हम सब? क्यों अंधे हैं? वो मुझे धक्का देकर अंदर घुस आई। पूरी तरह गुस्से में थी और इधर उधर देख रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो बोली, क्या फेंका था उसने? बताओ, क्या चीज निशाना बांधकर फेंकी थी? ये मैंने संतरा सामने कर दिया। संतरा?
उसने मेरे हाथ से छीन लिया और फिर गुर्राई। तो ये होता है यहाँ सुबह सुबह, यूं जगाया जाता है राजकुमार जी को, और राजकुमार जी अब दरवाजा बंद और खिड़की खोली छोड़कर सोते हैं। अरे तुम पागल हो गए हो, सारे खेल अच्छी तरह जानते हो और पागल बने हुए हो। मैं बताऊंगी तुम्हारी हरकतें चाची को, समझे? पागल तो तुमने हम सबको बना रखा है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। वो मैं मेरे हलक से बमुश्किल निकला। चलो फेंको इसे गली में, मेरे सामने फेंको। वो मुझ पर झपटी और मैं खिड़की की तरफ दौड़ा। मैंने तेजी से संतरा गली में फेंक दिया। अब तक सामने वाली खिड़की बंद हो चुकी थी। कृष्णा मेरे पीछे थी और मैं हौन्नकों की तरह उसका चेहरा देख रहा था। ये सब कुछ इस तरह भी अंदाज में हुआ था। दरअसल सोकर जागा तो हवास बहाल नहीं हुए थे, और फिर जिस तेजी से इस बहरान से गुजर रहा था उसकी वजह से कुव्वत इरादी कुछ भी ना रह गई थी। चुनाचे कृष्णा ने जो रवैया इख्तियार किया था उससे मैं हवास बाख्ता हो गया था, और इसी कैफियत ने मेरी दीवानगी का भरम रख लिया। मगर ये कृष्णा साहिबा, इनका अंदाज क्या कह रहा है? वो अब शोलावार निगाहों से मुझे घूर रही थी। क्यों खोली थी तुमने खिड़की? मैंने नहीं खोली थी। हाँ, हवा से खुल गई होगी, उसने तंजिया अंदाज में कहा। हाँ, शायद। आंखें फोड़ दूंगी तुम्हारी, टेटवा दबा दूंगी, समझे? उसने गुर्राते हुए कहा। इसी दौरान रमा रानी अचानक कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उन्होंने शायद कृष्णा के आखिरी अल्फाज सुन लिए थे। क्या हुआ? क्या बात है कृष्णा? कुछ नहीं, वो झटकेदार लहजे में बोली और पलट कर जाने लगी। रमा रानी ने तभी उसकी आस्तीन पकड़ ली। ये तू मुझसे बात कर रही है? दिमाग में खुश्की हो गई है क्या? वो शकुंता क्या समझती है खुद को? बहुत खूबसूरत है, इस बेचारे पागल के पीछे क्यों पड़ गई है? और ये उसके एक इशारे पर कैसे होश में आ जाता है? उसका हर इशारा कैसे समझ लेता है? वो संतरा फेंक कर इसे जगाती है और ये खिड़की पर पहुंचकर उसके दर्शन करता है, पूजा करता है उसकी, और हम इसे पागल समझते हैं। कृष्णा का लहजा अजीब था। रमा रानी ने एक नजर खिड़की की तरफ डाली और फिर कृष्णा की तरफ, और फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, पागल तो तुम भी हो कृष्णा, क्या तुम पागल नहीं हो? कृष्णा ने कोई जवाब नहीं दिया। रमा रानी फिर बोली, ये कौन सी जगह है कृष्णा? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, यहाँ यहीं जैसी बातें करो। तुम न जाने कहां की बातें करने लगी हो। यहाँ जो कुछ होता है उसमें ये कोई मायूब बात नहीं है। मना कर सकते हैं हम किसी को? लोग हम पर हंसेंगे। जो कुछ वो कहेंगे उसका अंदाजा है तुम्हें? वो और बात है चाची, पर ये हमारा रत्ना है। ये हमारा कहाँ है कृष्णा? ये हमारा तो नहीं है। त्रिवेदी जी की बात भूल गई? कहते थे अपना माजी भूल गया है, इसे माजी याद आया तो हमें भी भूल जाएगा। रोक सकोगी इसे? रह सकेगा ये इस माहौल में? इसे तुम क्यों शिकंजों में जकड़ना चाहती हो? ये ना हमारा है ना शकुंता का, और फिर क्यों दूसरों से लड़ती हो? जाओ कृष्णा, जरा होश से काम लो। मेहमानों से ऐसी बातें नहीं करते। कृष्णा ने कुछ कहना चाहा मगर कह ना सकी। एक लम्हे रुकी, मुझे घूरा और फिर बाहर निकल गई। रमा रानी खामोशी से खड़ी मुझे देखती रही। उनके चेहरे पर गम के तासुरात नजर आ रहे थे। फिर वो आगे बढ़कर मेरे सामने आ गई। क्यों रत्ना, ठीक कहा ना मैंने? तू ठीक हो जाएगा, चला जाएगा यहां से। ठीक हुआ तो सोचेगा कैसी बुरी जगह आ गया था। मगर मैं तुझे और कहां ले जाती रे? मां कहकर लिपट गया था तू मुझसे। अरे बावले, मां कहकर तू किसी पत्थर की मूर्ति से भी लिपट जाता तो उसकी छाती धड़क उठती। मैं तो गोश्त पोस्त की बनी हूं। क्या करती उस समय? तेरे साथ दीवानी हो गई थी, मगर बेटा ये जगह गलत है। हम वो नहीं जो दूसरे होते हैं। मैं क्या करूं? हम तो वो होते हैं जो पैदा होते ही बुरे कहलाते हैं। हमारे यहाँ माँ कहना गाली है, गुनाह है। कहने वालों के लिए डाकू के घर डाकू पैदा हो जाए तो शरीफ बन सकता है। तुझे जो ही होश आया यहाँ से चला जाएगा। तमाशबीन बनकर तो यहाँ हर कोई आ सकता है, बेटा यह भाई बनकर नहीं। मैं रमा रानी की ये बातें सुनकर सख्ते के आलम में आ गया। ये अल्फाज मेरे दिल को छू रहे थे। कितना कर्ब था उनमें, कितनी अनोखी सच्चाई थी। हद तेरे की, बावलों के साथ मैं भी बावली बन गई। चल मुंह धो, नाश्ता कर ले। मालती, अरे ओ मालती, रत्ना जाग गया है, चल नाश्ता बना इसके लिए। जा बेटा रत्ना, मुंह धो ले। रमा रानी ये कहती हुई बाहर निकल गई और मैं ठंडी आह भरकर कमरे से बाहर आया और गुसल खाने की तरफ चल पड़ा। नाश्ता बददिली से किया था, दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था। रमा रानी के अल्फाज ने बेहद दुखी कर दिया था। कभी ख्वाब में भी इस माहौल को नहीं देखा था। इब्तदा में दूसरे बुरे रास्ते इख्तियार किए थे, यानी रेस, सट्टा और जुआ वगैरह, लेकिन शनासाओं में भी कोई इन रास्तों का राही नहीं था। अलबत्ता कभी अगर इन नाच गाने वालियों के बारे में सुना तो बहुत बुरे अंदाज में, लेकिन इनकी भी एक जिंदगी होती है जो अब मेरी निगाहों के सामने थी। वो मुझ पर अपना हक समझती थी। कृष्णा ने कितने अजीब अंदाज में कहा था,
और ये हमारा रत्ना है। मैं तो खुद अपना ही नहीं रहा, किसी और का कहां हो सकता हूं। सहर, जादू और पुरस्कार कुव्वतों की इन दास्तानों का अगला हौलनाक मोड़ क्या होगा? काला जादू का बकिया हिस्सा और मजीद नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।